हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, संडे का जो वीडियोस मैंने डाला था कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, उसका बहुत ही अच्छा फीडबैक आया है आप लोग के द्वारा और बहुत सारे कमेंट्स भी आए, सपोर्ट भी आए और सब मतलब जो जो भी शुभचिंतक थे उन्होंने मोटिवेट करने का प्रयास किया, तो उन सभी को मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा। क्योंकि गाइज एक कड़ी ऐसा भी आता है जहाँ हर किसी को मोटिवेशंस की ज़रूरत होती है और वो चीज़ें आप लोगों ने दिए, बाखूबी दिए। तो खैर चलिए, उसमें से कुछ कुछ कमेंट भी थे जिसको मैं बारीकी से ध्यान रखूँगा और उसको मैं आगे उस तरह का सुधार कर वीडियो देने का ज़्यादातर प्रयास करूँगा। तो चलिए आज के हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल। अब गुप्त काल को पढ़ने से पहले हम लोग इसके प्रस्तावना को समझते हैं। प्रस्तावना कैसे? तो प्रस्तावना को जब हम लोग बात करते हैं तो गुप्त काल के पहले के शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि गुप्त काल एक स्वर्ण युग था, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, गुप्त काल एक स्वर्ण युग था, अर्थात यहाँ पर कला और संस्कृति जैसे जितने भी चीज़ें थी, आर्थिक व्यवस्था ले लो, सामाजिक व्यवस्था ले लो, ये सारे चीज़ों का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से हुए। जो विकास होना था, जो डेवलपमेंट होना था, वो बखूबी बहुत अच्छी तरीके से हुए। परंतु आप देखोगे इससे 500 साल पहले इसी तरह से एक स्वर्ण युग था भारत के लिए, वो था मौर्य वंश। और मौर्य वंश आप सभी जान रहे हो कि कितना स्ट्रांग एक शासन व्यवस्था वहाँ पर चलाया जा रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य उसको सत्ता स्थापित किए थे और वहीं सम्राट अशोक उसको बेहतरीन तरीके से चलाते। उसके बाद गाइस वो भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते चला गया और एक समय ऐसा आया कि विद्रथ के समय में पुष्यमित्र शुंग उसको हत्या करके अपने शुंग वंश की स्थापना किए। परंतु शुंग वंश की स्थापना करने के बाद जो स्थितियाँ जो बनी हुई रही वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बनी, भारत के शासन व्यवस्था को लेकर ज़्यादा मजबूत नहीं बने। ऐसी स्थिति में क्या हो रही थी कि बाहर से जो आक्रमणकारी जो थे, जैसे ही सम्राट अशोक के बाद से कमज़ोर पड़ना शुरू हुआ शासन व्यवस्था, तो भारत से बाहर जितने भी आक्रमणकारी थे, जैसे हिंद यूनानी ले लो, ये सब जो थे, बैक्ट्रियन जो थे, वो अटैक करना शुरू किया और भारत में आक्रमण हुआ। उसके बाद वो सत्ता स्थापित किए। सत्ता स्थापित करने के बाद छोटे छोटे जो प्रांत थे उसको थोड़ा बहुत मिलाने का प्रयास किया, अपना जितना भी शासन व्यवस्था था उसको चलाने का प्रयास किया। लेकिन 500 साल तक ये सत्ता उतना स्ट्रांग नहीं बना था कि हम फिर से ये कह सके कि भारत के लिए वो स्वर्ण युग था। अब उसके बाद 500 सालों के बाद, यानी कि चौथी शताब्दी के आसपास में आपको नजर आएगा गुप्त काल। और गुप्त काल इस तरह से शासन व्यवस्था स्थापित करते हैं। इसके बहुत सारे शासक हुए। अभी हम लोग एक एक चीज़ को देखेंगे। अब गैस यहाँ ध्यान देना कि जब मैं पढ़ा रहा था इतिहास को समझने के सबसे आसान तरीके, एक फॉर्मूला दिया था जो लिखा था मैंने P3E, जिसमें से एक P का मतलब होता है पर्सन, दूसरे P का मतलब होता है पीरियड और तीसरे P का मतलब था प्लेस। उसके बाद गाइस ये जो इवेंट था इसका मतलब होता है घटना। ये मैंने हिंदी में बताया। अब यहाँ पर ये समझो कि यहाँ पर्सन, प्लेस, पीरियड एंड इवेंट, इसी से हमारा हिस्ट्री बनता है। अब इसी फॉर्मूला में हम लोग इसको सभी को सेट करेंगे और देखेंगे हम लोग कि कहाँ तक हम लोग इसको सही तरीके से एनालिसिस कर पाते। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, पर्सन्स का मतलब हो गया गुप्त काल में जितने भी हमारे प्रमुख शासक हैं वो सभी के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे श्रीगुप्त हो गए, घटोत्कच हो गए, चंद्रगुप्त प्रथम हो गए। तो इस तरह से एक एक करके हम लोग आगे भी और भी चर्चा करेंगे। समुद्रगुप्त हो गए, बहुत सारे शासक हैं, तो उनका पर्सन में चर्चा करेंगे। वहीं आप देखोगे प्लेस में, तो प्लेस जो ये था हमारा गुप्त काल का, वो हमारा स्टैब्लिश हुआ कहाँ पर? तो बिहार और यूपी के क्षेत्र में। यानी कि कह सकते हो शुरुआती दौर का जो सत्ता जो स्थापित हो रहा था इस गुप्त काल का, वो यूपी और बिहार का क्षेत्र में हुआ। और उसके बाद से धीरे धीरे समुद्रगुप्त के समय में वो पूरा का फैलना शुरू हुआ। ये था प्लेस। अब यहाँ पर ध्यान देना, पीरियड, तो अभी मैंने क्या बताया, चौथी शताब्दी के आसपास में। अब हम लोग इसको चर्चा करते हैं कि इस गुप्त काल में क्या क्या घटना घटे थे,
क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिसके कारण ये इतिहास में चर्चित है, और इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इससे कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अब यहाँ ध्यान देना गाइज, अभी मैंने चर्चा किया था गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं। स्वर्ण युग के बारे में मैंने बताया कि कला और संस्कृति का बहुत ज़्यादा मात्रा में विकास हुआ और साथ में सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक नीतियाँ सारे के सारे अच्छे पाए जाते हैं गुप्त काल में, इसलिए उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान देना, मौर्य वंश के बाद सबसे शक्तिशाली वंश था। अभी मैंने क्या बताया, 500 साल पहले आप जब जाओगे तो उतना स्ट्रांग शासक आपको नहीं मिलेंगे जो इस तरह के स्वर्ण युग फिर से स्थापित किए। लेकिन मौर्य वंश के बाद से जो सबसे स्ट्रांग जो शासन सत्ता जो चलाए वो कौन थे, तो गुप्त लोग थे। गुप्त काल के स्रोत के बारे में, अब जाहिर सी बात है भाई, इतिहास है तो बगैर स्रोत का तो कंप्लीट होगा नहीं। तो स्रोत का मैंने बताया था कि 2 प्रकार के स्रोत ज़्यादातर देखे जाते हैं, एक होते हैं साहित्य और एक होते हैं पुरातत्व, जैसे शिलालेख, अभिलेख, ये सब जो होते हैं उसको हम लोग स्रोत में रखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना गाइस, स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो पहला जो स्रोत आएगा वो हमारा होगा साहित्य स्रोत। अब साहित्य स्रोत में क्या है, तो देवी चंद्र गुप्तम, ये एक किताब है। तो साहित्य में कौन कौन से आएंगे, देवी चंद्रम गुप्तम, मुद्रा राक्षस, कामसूत्र, कालिदास की रचना, ये सब जो रचनाएं थी, जो किताब थे, उसमें गुप्त काल के बारे में जिक्र करता है, उसके शासन व्यवस्था के बारे में। तो आप लोग सिंपली ये याद रखना कि 3-4 जो किताब हैं उसको आपको ध्यान में रखकर उसको पढ़ना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ आगे देखते हैं अभिलेख। अभिलेख के बारे में आप सभी जान रहे होंगे। अभिलेख का मतलब जो पत्थर में जो लिखे जाते थे, शिलालेख, अभिलेख, वो सब जो होते थे, उस वक्त के जो लेख लिखे जाते थे उसको बोला जाता था। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो फेमस जो था वो था प्रयाग प्रशस्ति। ये एक ऐसा अभिलेख रहा जिसमें सम्राट अशोक के बारे में भी जिक्र मिलता है, और वहीं आप जब जाओगे तो गुप्त काल के बारे में भी जिक्र मिलेगा। इसी में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में ही ऐड किया जा रहा था शासन व्यवस्था के बारे में। तो ये एक ऐसा अभिलेख रहा जहां पर इस तरह के लिखे जाते हैं। उसके बाद आप जाओगे तो अकबर के बाद के जहांगीर, ये जो हुए मुगल वंश के जो शासक हुए, उनके बारे में भी इस प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है। उसके बाद है गया ताम्रलेख, उसके बाद है शिलालेख, है ना, ये हमारे स्रोत हो गए। गुहालेख, इन सारे चीजों में गुहालेख, मुहरें इत्यादि जो है, इसमें हमारा गुप्तकालीन समाज के बारे में चर्चा मिलती है। अब गाइस एक और है सिक्का, ये स्रोत में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सिक्का। अब जब सिक्के को लेंगे तो यहाँ पर सोने के सिक्का सबसे ज़्यादा मात्रा में चलाए जा रहे थे। सोने के सिक्का सबसे ज़्यादा मात्रा में चलाए जा रहे थे, और जब सोने के सिक्का सबसे ज़्यादा मात्रा में चलाए जा रहे थे तो जाहिर सी बात है हम उसके व्यापारिक भूमि को देखेंगे कि उसका व्यापारिक संबंध कैसे थे। तो यहाँ पर ध्यान देना, उनके जो व्यापारिक संबंध थे वो विदेशों से भी थे और सोने के सिक्के से जुड़े हुए थे। वहीं आप इनके आर्थिक जानकारी के बारे में भी आप इकट्ठा कर सकते हो। आप सोने के सिक्का चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे ना, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तभी तो सोना के सिक्का चला रहे हैं। तो इस तरह से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये आर्थिक जानकारियाँ भी देते हैं। उसके बाद है गाइज विदेशी यात्री। अब विदेशी यात्री में 2-3 जो यात्री रहे जो चीन से जो आए भारत में, और उस दरमियान में राजा के संरक्षण में यानी कि उनके दरबार में रहकर उनके बारे में, उनके शासन व्यवस्था के बारे में, भारत के बारे में जो लिखने का जो प्रयास किए, उसमें से 2-3 चीनी यात्री थे। अब कौन कौन थे, तो एक है फाहियान, दूसरे हेवेनसांग और तीसरे हैं इतिशंग। तो इतिशंग के बारे में ज़्यादा चर्चा ही नहीं करते हैं बहुत कोई, तो इतिशंग के बारे में ज़्यादा चर्चा ही नहीं करते हैं, बट ये इतिशंग थे और वो भी आए हुए थे चीन से ही, जिन्होंने भारत के बारे में लिखने का प्रयास किया। अभी मैं जब श्री गुप्त के बारे में बताऊंगा तो उसमें आपको चर्चा मिलेगी। अब गैस ये था सिर्फ उनका परिचय, स्रोत था कि हम गुप्त काल के बारे में कैसे जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं प्रमुख शासक कौन थे। अब प्रमुख शासक का जैसे ही चर्चा आप करोगे तो पहले शासक के तौर पर आपके बीच में आएंगे श्री गुप्त। इनके बारे में कहा जाता है इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो 275 से 300 ईस्वी सन में स्थापित हुई, लेकिन कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा कि 240 से
280 मिलता है। एनटीए का जब मैं बुक पढ़ रहा था तो उसमें ये वाला मिल रहा था 275 से 300, तो ये भी कंट्राडिक्शन में फंसा हुआ है, इसलिए आप ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होंगे। डेट से क्वेश्चंस आने के कम चांस है। आगे देखते हैं, जहाँ एक्चुअल में जो डेट फिक्स है वो आपको मिलेंगे यहाँ से, चंद्रगुप्त प्रथम से। तो इसको याद रखने की आवश्यकता होगी, इन लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आप सिर्फ ये समझ लो कि 275 से 300 ईस्वी सन में इनकी सत्ता स्थापित हुई और इतना दूर तक चला। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, इनका जो वर्णन मिलता है, अब श्रीगुप्त को इस गुप्त काल का संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो कहीं लिखा होगा, तो इनका जो वर्णन मिलता है वो मिलता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, और एक और जहाँ मिलता है वो मिलता है कुमार गुप्त का बिलसंड स्तंभ लेख में। 2 मिला, और तीसरा जो है वो है स्कंद गुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में। स्कंद गुप्त ये नाम है, अभी हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्कंद गुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में, यानी कि आंतरिक रूप में जो स्तंभ लिखाए गए थे, उसमें इनके बारे में चर्चा मिलते हैं कि देखो भाई, श्रीगुप्त ही थे जो इस सत्ता को स्थापित किए थे। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, इतिशंक के द्वारा एक बात को, सबसे इंपॉर्टेंट बात को लिखा जाता है, वो ये लिखा जाता है, इतिशंक मानते हैं मृग शिखा वन, जो सारनाथ के निकट में एक गांव था, वहां पर श्रीगुप्त के द्वारा एक मंदिर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? मंदिर बनाया गया था। और उस मंदिर में सबसे खास बात ये थी कि जितने भी विदेशी यात्री थे, खास करके जो चीनी यात्री थे, उनको ठहरने का इंतजाम किया जाता था। वो उसी मंदिर में रहकर उस वक्त के जो सामाजिक व्यवस्था थी उनके बारे में उन्होंने बेहतरीन तरीके से लिखने का प्रयास करते थे। वो ये श्रीगुप्त के द्वारा बनाया गया था, एक तरह से आप कह सकते हैं आवास बनाए थे, वो इतिशंक ये जिक्र करते हैं। तो इनसे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब हम लोग आगे के शासक के बारे में चर्चा करते हैं। तो सेकंड जो शासक आपको नजर आ रहे होंगे वो है घटोत्कच। तो घटोत्कच जो थे, उनका जो शासन व्यवस्था था वो था 300 to 319, 300 से 319 ईस्वी सन, और कहीं कहीं आपको मिलेगा 280 से 319 ईस्वी सन। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान ये देना कि ये भी कंट्राडिक्शन में आ गया, तो इससे भी क्वेश्चंस आने के कम चांस है, बट आप जान लो, अगर पूछेगा तो आप ये एवरेज में मार देना, 280 के आसपास में रहेगा तो आप उसको 280 या 300 के आसपास में रहेगा तो आप उसको टिक कर देना। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, घटोत्कच आपके लिए मेहरबानी किए कि इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है, और इनका कोई इतिहास में ज़्यादा वैसी भूमिका देखने को नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में आप इनके बारे में सिर्फ ये जान लो कि इनको महाराज की उपाधि दी गई। क्या किए? ये महाराज की उपाधि धारण की। एक इंपॉर्टेंट ये बात थी, और भी थे जिस पर ज़्यादा कंट्राडिक्शन है तो वो तो आने की चांस ही नहीं, इसलिए उसको, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते ही नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा माथा खपाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो मूवी जो स्टार्ट हो रहा है वो होगा यहाँ से, चंद्रगुप्त प्रथम से। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, चंद्रगुप्त प्रथम ये एक ऐसे शासक हुए जिनको गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना। ये स्टार्टिंग में जो मैंने श्रीगुप्त बताया ये संस्थापक के तौर पर हैं, बट ये वास्तविक संस्थापक के तौर पर माने जाते हैं क्योंकि श्रीगुप्त जो निर्माण किए थे वो बहुत ही छोटे क्षेत्र में निर्माण किए थे। गुप्त काल को बहुत ही छोटा साम्राज्य में था, इसलिए एकदम उनको बस केवल माना जाता है कि हाँ भाई चलो वो वही संस्थापक थे। बट आप देखोगे ओरिजिनल जो संस्थापक जो माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम माने जाते हैं। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, इसलिए कंफ्यूजन मत रखना। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, लेकिन ये चंद्रगुप्त जो प्रथम है ये गुप्त काल के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं क्योंकि इनके समय में बहुत ज़्यादा साम्राज्य विस्तार हुआ, और उसके बाद इनके जो पुत्र हुए समुद्रगुप्त वो बहुत ज़्यादा साम्राज्य को विस्तार किए थे। सम्राट अशोक जी से कैसे शासन व्यवस्था चलाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी नाम एक जैसे मिलते आ रहे हैं। समुद्रगुप्त जो थे वो शासन व्यवस्था को बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलाकर वो चलाते हैं। खैर अभी हम लोग इसके बाद उसके बारे में चर्चा करेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में। अभी हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उन्होंने क्या किया कि 319
ईस्वी सन में सत्ता स्थापित किए और 334 ईस्वी सन तक इन्होंने अपने शासन व्यवस्था को चलाए। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, इनको जो उपाधि दी गई वो दिया गया महाराजा धीराज की, है ना, महाराजा धीराज की। और ये उपाधि देने के बाद इसका कारण ये था कि इन्होंने साम्राज्य विस्तार बखूबी किया। मैंने अभी क्या बताया कि साम्राज्य विस्तार इन्होंने किया, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो साम्राज्य विस्तार किए तो कैसे थे, कहीं ना कहीं आपको चंद्रगुप्त मौर्य जैसा भी इनका भी काम वैसे ही नजर आएगा। जैसे कि ये वैवाहिक संबंध जोड़कर अपने साम्राज्य को विस्तार करने का प्रयास किए, और ये भी जो जोड़ते हैं अपना विवाह जो करते हैं वो करते हैं कुमार देवी से। अब कुमार देवी भला कौन थी, तो वो थी लिच्छवी की राजकुमारी, जो लिच्छवी जो प्रांत था उसकी राजकुमारी थी, और उनके साथ में विवाह करके वो पूरा प्रांत को ही अपने अंडर में ले लेते हैं। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, जब इनकी विवाह हुई तो आज जैसे हम लोग वेडिंग वीडियो बनाते हैं ना, शादी वाली जो वीडियो बनाते हैं कि चलो मेमोरीज के तौर पर रह जाएगा हमारे साथ में, आने वाले टाइम में कभी देखेंगे, एल्बम बनाते हैं, करिश्मा एल्बम वगैरह जो आता है वो सब बनाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम अब इन्होंने क्या किया, जब ये विवाह करते हैं कुमार देवी के साथ में, जो लिच्छवी की जो राजकुमारी होती है, तो इसको मेमोरीज के तौर पर उन्होंने सिक्का चलाया। क्या चलाया, सिक्का चलाया, सोने का सिक्का। अब सोने के सिक्के में क्या खास बात थी, तो माना जाता है कि एक तरफ चंद्रगुप्त प्रथम का और उनकी जो वाइफ थी कुमार देवी, उनका तस्वीर होता था, और दूसरी तरफ लक्ष्मी की तस्वीर बनी होती थी वो सोने का सिक्का में। तो इस तरह के इन्होंने एक सिक्का चलाए थे, इसलिए आप जानकारी के लिए इसको रख लो। उसके बाद इन्होंने एक चीज और किए थे, जो गुप्त संवत कैलेंडर है उसको इन्होंने जारी किया था, जिसके आधार पर अभी भी बहुत सारे कैलेंडर इस तरह से निकल रहे हैं गुप्त संवत के आधार पर। अब गाइस हम लोग आगे चर्चा करते हैं इसको मिटाकर। अब गाइस हम लोग चर्चा करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। अब समुद्रगुप्त के बारे में ये समझ लो, ये सबसे महान शासक थे, ये सबसे महान शासक थे गुप्त काल के। इन्होंने अपने साम्राज्य को बखूबी बहुत ज़्यादा विस्तार किया और साथ में बहुत सारे शासकों को हराए। अभी मैं जिक्र करूंगा कि कितने फेज में इन्होंने, 4 फेज में शासकों को हराए और सब में अलग अलग तरीके से इन्होंने जीत हासिल की। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। आप समुद्रगुप्त का अगर आप शासनकाल को लोगे तो सबसे पहला जो आपको आएगा तो 335 ईस्वी में इनकी शासन स्थापित होती है, और उसके बाद 380 तक ये चलाते हैं, 380 ईस्वी सन तक। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, विंसेंट स्मिथ जो थे, जो राइटर हैं, जो विदेशी राइटर हैं, उन्होंने इनको भारत का नेपोलियन का टैग दिया। क्यों दिया, तो आप सभी जानते हो नेपोलियन एक ऐसा शासक थे जिन्होंने आधी दुनिया को बहुत ही कम एज में जीत लिया था, और इसलिए नेपोलियन का टैग इनको दिया गया, भारत का नेपोलियन। यानी कि भारत को पूरा जीतने का जो श्रेय जाता है वो समुद्रगुप्त को जाता है। ये बहुत महान शासक थे। अब गाइस आगे ध्यान देना, अब इनके दरबारी जो कवि जो थे वो थे हरिसेन। ये हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख था इसको इन्होंने आगे लिखा था समुद्रगुप्त के बारे में। इनके दरबार के ये कवि थे और बहुत विद्वान थे। अभी प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि उसमें क्या क्या था, आपको अभी मैं बताऊंगा। अब गाइस यहाँ थर्ड पॉइंट जो है वो है, सिक्का में बीना बजाते हुए चित्र इनका जारी हुआ था। समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, कविता से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, कवि थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने शासनकाल में जो सिक्का जारी किए हुए थे उसमें इन्होंने वीणा इंस्ट्रूमेंट को लेते हुए जारी किया था कि इस तरह का चित्र आप हमारा डाल दो और ये पूरा शासन व्यवस्था ये पूरा राज्य में चलाओ। तो इनके शासनकाल में एक इस तरह से सिक्का जारी हुआ था। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, इनको अभी मैंने क्या बताया कि ये संगीत प्रेमी थे, इसलिए इनको जो नाम दिया गया, अन्य नाम जो दिया गया वो दिया गया कविराज और एक संगीत प्रेमी। ये 2 नाम दिए गए, आप लोग इसको याद रखना। इनके अगर हम लोग विजय की बात करें, जो इतना ज़्यादा जो हम लोग सबसे महान इनको बोलते हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। तो इसको कारण को जानने के लिए आप ये समझो कि इन्होंने 4 फेज में अटैक किए अपने आसपास के क्षेत्रों में।
जो प्रांत थे उसमें अटैक किए, और उस तरह से अटैक करते करते हुए इन्होंने बहुत सारे जीत हासिल किए। जैसे पहला अटैक जो करते हैं, प्रथम चरण का जो उनका विजय होता है वो होता है उत्तर भारत, जिसको आर्यवर्त उस वक्त बोला जाता था। तो उत्तर भारत के 9 राजाओं को ये हराते हैं। बहुत छोटे छोटे राजा थे, जैसे मथुरा वगैरह को आप ले लोगे, उस वक्त ये आसपास में जितने जो शासक थे उनको 9 राजाओं को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। सेकेंड जो फेज में जो ये विजय के लिए जो निकलते हैं उसमें 9 गणराज्यों को जीतते हैं। तो ये 9 गणराज्यों को जीत हासिल करके अपने साम्राज्य में मिलाते हैं। तीसरे फेज में जो ये जीतते हैं, इनका जो विजय का जो चरण रहा वो तीसरा फेज में था। एक वन्य जनजाति थे जिनका नाम था आटविक। कौन थे? आटविक। ये आटविक ऐसे जनजाति थे जो सम्राट अशोक के लिए भी ये आटविक सिर दर्द बने हुए थे। तो ऐसे जनजाति को इन्होंने तीसरे चरण में हराते हैं और उसको फिर शांत कर देते हैं। चौथा जो चरण रहता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है दक्षिण भारत। दक्कन के 12 राज्य को एक साथ मिला लेते हैं। दक्षिण भारत जैसे ही अटैक करते हैं दक्षिण भारत की ओर में, तो 12 जो राज्य होते हैं अलग अलग राजाओं को हराकर वो अपने अंडर में मिला लेते हैं। इसलिए समुद्रगुप्त से आप ये याद रखना, समुद्रगुप्त मतलब समुद्र के जैसे बहुत ज़्यादा फैलाव होना। तो ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि समुद्रगुप्त बहुत ज़्यादा अपने साम्राज्य को फैलाए थे। अब यहाँ ध्यान देना गाइस, अभी मैंने बताया था प्रयाग प्रशस्ति के बारे में भी बताऊंगा। ये दरअसल एक ऐसा भी लेख रहा जो सम्राट अशोक सबसे पहले निर्माण करवाए थे। कहाँ निर्माण करवाए थे? तो कौशाम्बी में। कौशाम्बी में जब निर्माण करवाए थे, इसी को बाद में फिर हरिसेन के द्वारा इसको लिखा गया। किनके बारे में लिखा गया? तो गुप्त काल, यानी कि गुप्त काल में भी समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया। इससे जानकारी मिलती है हमारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। इसको क्या हुआ कि जब अकबर का शासन जब था, जब मुगल वंश का जब शासन आया, अकबर का जब शासन था, तो ये क्या किए, कौशाम्बी से इस अभिलेख को मंगाकर प्रयाग में स्थापित करा दिए। और प्रयाग में जब स्थापित किए तो इसी में फिर से एक और स्टोरी जोड़ा गया, वो था जहांगीर का स्टोरी। जहांगीर का भी कुछ डाटा जो है वो इसमें लिखा हुआ है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रखना, ये इतिहास का बहुत ही फेमस अभिलेख रहा है, इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। अब गाइज इनके बारे में तो बता दिया कि ये संगीत प्रेमी थे, इसलिए इनको कविराज का भी नेम टैग दिया गया था। अब जो है वो है सेकेंड चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आप ये जानो, 3-4 जो पॉइंट है उसके बारे में अभी चर्चा करूंगा। तो इनकी जो शासन जो स्थापित हुई थी वो हुई थी 380 ईस्वी सन में, और इनका पूरा जो शासन व्यवस्था चला वो चला 415 ईस्वी सन तक। अब गाइस आगे ध्यान देना, इनको भी विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शासक थे, इसलिए इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग टिक करना। पूछेगा कि विक्रमादित्य का उपाधि किसे प्राप्त है, तो आप किसको मारोगे? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को मत मार देना। तो विक्रमादित्य की उपाधि किनको दी गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। अब गैस इनका क्या क्या महान कार्य रहा, तो ये शकों को हराए थे। जैसे मैं शक वंश के बारे में जब पढ़ा रहा था उसमें बताया था, तो ये शकों को हराए थे। इन्होंने अपने शासन काल में चांदी के सिक्के चलवाए थे। कैसे सिक्के? चांदी के सिक्के चलवाए थे। वहीं आप देखोगे इनके दरबार में 9 रत्न थे। अब 9 रत्न ये अमिताभ बच्चन जब प्रचार करते हैं ना, ठंडा ठंडा कूल कूल, वो वाला नहीं। इनके दरबार में 9 रत्न का मतलब है 9 ऐसे विद्वान थे जो अपने कला से परिपूर्ण थे। उसमें से एक कालिदास भी थे। बहुत सारे, जिसमें कवि भी हैं, लेखक भी हैं, सबको ये मिलाकर रखते थे, 9 रत्न रखते थे, ताकि दरबार में हमेशा इंटरटेनमेंट होते रहे, कुछ ज्ञान की बातें होते रहे, कुछ शासन व्यवस्था चलाने के लिए तरीके बताए जा सके। ये सब जो थे ये 9 रत्न रखे हुए थे। दरबार में इनका 9 रत्न था। इसी के आधार पर फिर बाद में आप देखोगे अकबर के टाइम में भी ये था, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देना चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही 9 रत्न जैसी चीजें थी। अब इनके शासनकाल में एक और चीज थी, वो इम्पोर्टेंट ये था कि इनके ही शासनकाल में फाहियान, जो चीनी यात्री थे, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म के उपासक थे फाहियान, इन्हीं के शासन काल में आए थे भारत विजिट को लेकर। भारत में विजिट किए, भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक चीज़ और कहा जाता है कि इन्होंने
मेहरौली का जो लौह स्तंभ है ये इन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया था। ये लौह स्तंभ आज तक जंग नहीं खाया है, इस ऐसा कहा जाता है। पता नहीं, हम भी नहीं देखें, जाके आप लोग देख लीजिएगा तो हमको बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये मेहरौली का जो लौह स्तंभ है ये आज तक जंग नहीं खाया और ये निर्माण करवाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुमार गुप्त के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और एक है स्कंद गुप्त और एक है हमारे भानुगुप्त। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं, अभी हम लोग देख लेते हैं उसको। अब गाइस अगर हम लोग कुमार गुप्त के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कुमार गुप्त का जो शासन व्यवस्था जो शुरुआत हुआ वो हमारा 415 ईस्वी सन से 454 ईस्वी सन तक इनका शासन व्यवस्था था। इनके समय में दो चार जो बातें थी वो इम्पॉर्टेंट थी, जिसको हम लोग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण इन्हीं के द्वारा किए गए थे। नालंदा जो विश्वविद्यालय जो बना, उतना बड़ा विश्वविद्यालय जो हमारा बना, ये कुमार गुप्त के द्वारा ही किए गए थे। दरअसल ये कुमार गुप्त वैष्णव धर्म के उपासक थे, परंतु इन्होंने बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए इन्होंने जो निर्माण किया था वो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करने का श्रेय इसी कुमार गुप्त को ही जाता है। उसके बाद आप देखोगे इनके शासनकाल में एक जो सिक्का चलाया गया था वो उसका जो आकृति था वो था मयूर आकृति में। मयूर आकृति मतलब क्या? मयूर मतलब आप समझ सकते हो, मोर की आकृति में उन्होंने चलवाया था सिक्का को। उसके बाद है इनके शासन काल में सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हुए, सर्वाधिक। अभी तक जितना भी आप लोगों ने गुप्त काल में जितना पढ़ा शासकों के बारे में, उसमें से सबसे ज़्यादा जो अभिलेख जो प्राप्त हुआ वो इन्हीं के शासन काल में हुआ। अब इनके जो एक दरबारी जो कवि थे उनका नाम था वत्स भट्टी। वत्स भट्टी इनके दरबारी कवि थे जो इनके शासन व्यवस्था के बारे में लिखते थे और दरबार में एंटरटेनमेंट का काम करते थे। राजा को हमेशा कविता वगैरह से सुनाते रहते थे उनको, और इस तरह से इनके बारे में ये लिखा जाता है। इनके समय में, कुमार गुप्त के समय में ही हूणों का आक्रमण भारत में होना शुरू होता है। जब हूण जब आक्रमण करते हैं तो इनके जो पुत्र होते हैं सकंद गुप्त, इनके जो पुत्र होते हैं सकंद गुप्त, वो जाकर इस आक्रमण को दबाते हैं। यानी कि जो हूणों का जो आक्रमण हो रहा था उसको दमन करने का काम कौन करते हैं? सकंद गुप्त। अब सकंद गुप्त जो है वो शासन अपने हाथ में जब बाद में लेते हैं तो इनका जो सत्ता चलता है वो चलता है 455 ईस्वी सन से 467 ईस्वी सन तक। तो ये सकंद गुप्त का कार्यकाल था। वहीं आप देखोगे अभी मैंने बताया हूणों का दमन किए, और साथ में सुदर्शन जो झील है, जो सुदर्शन जो झील था उसको भी बाद में फिर से ये मरम्मत कराकर फिर से वो कृषि योग्य बनाते हैं, ताकि वहाँ से जो भी किसान जो थे उसको यूज़ कर सके, उसको प्रयोग कर सके सुदर्शन झील को। उसके बाद जो सबसे अंतिम जो शासक के रूप में जो जाने जाते हैं वो भानुगुप्त को माना जाता है। और भानुगुप्त का भी कोई ज़्यादा इतिहास में कुछ वैसा खास वर्णन तो नहीं मिलता है, परंतु दो तीन बातें हैं जो हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि भानुगुप्त के समय में सती होने का प्रमाण मिलता है। इनकी वाइफ जो थी, इनके डेथ होने के बाद सती हो जाती हैं, अपने से वो सती हो जाती हैं। मतलब सती का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे कि जैसे पति डेथ कर जाता था और उसको जब जलाने की जो प्रक्रिया जो होती थी, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती थी, उसी में जो उनकी वाइफ होती थी उनको जिंदा जला दिया जाता था। तो इसी तरह से भानुगुप्त की जो वाइफ थी वो भानुगुप्त के देहांत के बाद वो सती हो जाती हैं, जो 510 ईस्वी सन में ये प्रमाण मिलता है। इनके समय में एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो ये था एरन अभिलेख। एरन अभिलेख का भी चर्चा मिलता है, उसी में ये चर्चा मिलता है कि प्रथम सती होने का प्रमाण मिला है। तो एरन अभिलेख इन्हीं के समय में बनाए गए थे, निर्माण किए गए थे, लिखे गए थे। तो गाइज ये हो गया हमारा प्रमुख शासक के बारे में और उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंस बात। अब हम लोग चर्चा करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, इसी का जो सेकंड पार्ट जो आएगा, हम लोग उसमें देखेंगे और जो इसके अन्य बातें हैं, इसके सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक नीतियाँ, ये सब जो चीज़ें हैं उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे सेकंड पार्ट में। तो उम्मीद करते हैं कि आप अगर लास्ट तक अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आई होगी वीडियोस को। और दूसरी बात ये है, इतना समझाने के बाद कुछ लोगों को शायद लगता है कि मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो उनको मैं एक चीज़ नोटिस कर देता हूँ कि गाइज ये आप लोग के एग्जामिनेशंस के व्यू से ही दिए जा रहे हैं। मैं अगर चाहूँगा तो बहुत ज़्यादा NTA का बुक से ही मैं पढ़ता हूँ,
तो क्या आपको नेट की जैसे तैयारी करनी? नहीं, हिस्ट्री में जितना ज़्यादा आपको पूछेगा, इंपॉर्टेंट ये होता है एग्जामिनेशंस में कि आप एग्जामिनेशंस भी उसे पढ़ो, आपको ज़्यादा नॉलेज रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो एनटीए वगैरह नेट वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो डीपली कोई भी चीज़ को पढ़े। लेकिन मैं अभी इतना बता रहा हूँ, इतना भी आपके लिए काफ़ी, अगर आप इतना रिमेंबर कर लो तो लगभग कॉम्पिटिशन्स आपके निकल जाएंगे। उसके लिए आप निसंकोच रहो, आप कहीं भी जाकर बैठना, आपको अंदाजा हो जाएगी। तो चलिए गाइज, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास बहुत ही खास लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ में आई होगी, और इसी आशा और उम्मीद के साथ में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, थैंक यू गाइज।